नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक और क्लास अपन ले रहे हैं जिसमें नया चैप्टर है अपना चालक, अचालक और अर्धचालक। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये काफ़ी क्वेश्चनों से रिलेटेड है, लेकिन आएंगे जैसे अपने 75 क्वेश्चन हैं तो 75 में से 2 या 3 क्वेश्चन लगभग ये पूछता है। तो यहाँ पे अपनी एक मैराथन क्लास है, अगर वो ज़रूर आपको देखनी है, नहीं देखी है तो इस वीडियो का जो लिंक है मैराथन का वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसके अंदर आप जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे अपन इस चैप्टर की चर्चा करते हैं। चैप्टर कौन सा है? चालक, अचालक और अर्धचालक। देखिएगा, एक है चालक, अचालक और अर्धचालक। ये 3 पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चालक को कहते हैं कंडक्टर, अचालक को कहते हैं इंसुलेटर और यहाँ अर्धचालक को कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनकी संरचना कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन संरचना पे आते हैं। तो यहाँ पे अपन ये कहते हैं कि भैया कोई भी परमाणु होता है, उसकी पदार्थ होता है तो उसकी संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से संरचना होती है। यहाँ पे एक बैंड होता है ये, तो वो सबसे ऊपर का जो बैंड होता है उस सबसे ऊपर के बैंड को अपन कहते हैं चालन बैंड। क्या कहते हैं? चालन बैंड। चालन बैंड कहते हैं, उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये जो बैंड होता है ये पूर्णतः भरा होता है क्या? पूर्णतः भरा हुआ। तो यहाँ पे ये उच्च ऊर्जा स्तर बैंड कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं यह बैंड सबसे ऊपर की ओर स्थापित। आपसे सीधा सा पूछेगा कि किसी पदार्थ में परमाणु जो संरचना होती है उस संरचना में सबसे ऊपर का बैंड क्या कहलाता है? तो अपन कहेंगे चालन बैंड होता है। ये जो चालन बैंड होता है इसमें बताओ क्या मिलेंगे आपको? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या करते हैं? गति करते हैं। इसमें धारा का प्रवाह होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से बैंड में धारा का प्रवाह होता है। अरे भाई, जिस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसी बैंड में धारा का प्रवाह। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भैया गति भी नहीं होगी। तो यहाँ इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, इस बैंड को ऊर्जा स्तर बैंड भी कहते हैं। और ध्यान रखना, ये बैंड शुरू में पूर्णतः बिल्कुल खाली रहता है, जबकि ये जो नीचे का बैंड है ये पूर्णतः भरा हुआ होता है। फिर कंडीशन होती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर जाता। तो यहां अपन कहते हैं कि यह परम शून्य ताप। क्या भैया ये क्या होता है परम शून्य ताप? तो अपन कहते हैं कि परम शून्य जो ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नाम तो सुना होगा इतना। और इसी शब्द को यानी इतने तापमान को ही अपन परम शून्य तापमान कहते। इससे नीचे होता है क्या? नहीं होता। तो इसको परम शून्य कहते हैं। और परम शून्य तापमान पर यह पूर्णतः बिल्कुल क्या होता है? खाली हो जाता है। दूसरा आता है संयोजी बैंड। भाई ऊपर वाले बैंड को तो आपने चालन बैंड कहा, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा और यह पूर्णतः क्या है? खाली होता है। इसे उच्च ऊर्जा स्तर बैंड भी कहते हैं। लेकिन भैया एक और बैंड आता है हमारा, जो सबसे नीचे होता है उसे अपन संयोजी बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस। अब इसमें भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन भैया ये इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अरे संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे याद रखो। संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो होता है ये निम्न ऊर्जा स्तर बैंड कहलाता। भाई उच्च ऊर्जा स्तर बैंड तो आपका चालन बैंड, जबकि निम्न ऊर्जा स्तर बैंड कौन सा कहलाएगा? संयोजी बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते। तो क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा क्या? जी नहीं, धारा का प्रवाह तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए नहीं जाते। तो कहाँ पाए जाते हैं? चालन बैंड में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन तो। और यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इसमें पाए जाते हैं
यहाँ होते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होता। तो देखिएगा यहाँ यह बैंड सबसे नीचे स्थापित होता, यानी आपसे पूछ ले कि कोई पदार्थ है, पदार्थ की परमाणु संरचना है, उसमें सबसे नीचे का बैंड क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। सबसे ऊपर का क्या कहलाएगा? चालन बैंड। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति, और इस बैंड को बोलो कौन सा ऊर्जा स्तर? निम्न ऊर्जा स्तर बैंड भी कहते हैं। यह बैंड परम शून्य ताप पर पूर्णतः क्या होता है? खाली कौन सा होता है? भरा कौन सा होगा? अरे कितने डिग्री टेम्परेचर पर? जिसको क्या कहते हैं? परम शून्य। अब आपने पढ़ा कि भाई सबसे ऊपर का होता है उसे तो अपन चालन बैंड कहते हैं, जो सबसे नीचे का होता है उसे संयोजी कहते हैं। अरे तो भाई इन दोनों के बीच में जगह बच गई ना। अरे तो जगह बच गई तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ऊर्जा अंतराल होता है, इसका मतलब ऊर्जा है इसमें। अरे तो ऊर्जा है तो इसको मापेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने एक ऊर्जा पढ़ाते समय यह भी कहा था ऊर्जा का अन्य मात्रक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। तो इस गैप को ऊर्जा अंतराल कह दो या फोरबिडन एनर्जी गैप, या इसे ऊर्जा पट्टी का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पट्टी का नहीं, पट्टी का, पट्टी, ऊर्जा पट्टी का, है ना ये। तो यहां पे अपन ने कहा ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा गैप, है ना, फोरबिडन एनर्जी गैप। तो चालन बैंड व संयोजी बैंड के मध्य का जो अंतराल होता है ऊर्जा अंतराल कहलाता है। यहां पे अपन ने कहा कि इसमें ऊर्जा को किसमें मापेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मेरे दोस्तों यहां पे हमारे पदार्थ होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। और इन तीनों की संरचना थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छा पूछ लेता है यहां से। अपन ये कह रहे हैं, इसको समझो। सबसे ऊपर का बैंड क्या कहलाया? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कौन से होंगे? क्लियर। और इसे उच्च ऊर्जा स्तर बैंड भी, और परम शून्य तापमान पर पूर्णतया खाली होता है। अब आ जाओ, सबसे नीचे का बैंड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? क्या कहलाएंगे? और इसे कौन सा बैंड कहते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर बैंड। कौन सा कहते हैं? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं? क्या इसमें धारा प्रवाहित होती है? यह पूर्णतया परम शून्य तापमान पर होता है। क्या होता है? दोनों बैंड के बीच में जो अंतराल आता है, जो गैप होता है, उसे क्या कहते हैं? किसमें मापते हैं? अब सुनो ध्यान से। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा राग दिया अपन ने, यानी ये गैप और ये, इन दोनों की साइज तो बराबर है, और यहाँ जो बीच का है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अपन ये कह रहे हैं ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अपन इनसे कह रहे हैं यहाँ से उठ के यहाँ जाओ, तो ये नहीं जाते कि भाई साहब ये गैप इतना है, मैं कहाँ से जाऊँ इसमें, तो ये नहीं जाते। इनको डराते हैं, धमकाते हैं, गर्म करते हैं, ताप देते हैं, दाब देते हैं, तो थोड़ा सा जोश पैदा होता है। जोश होता है तो ये छलांग लगाते हैं, बीच में पड़ जाते हैं, फिर भी यहाँ नहीं पहुँचते। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या? और जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, तो क्या धारा प्रवाहित होगी? तो ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाएगा? अचालक। क्या कहलाएगा? तो भैया ये पूरा सिस्टम जो है किसका है? अचालक का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा अचालक जो पदार्थ होते हैं तो उसमें ऊर्जा अंतराल जो होता है वो संयोजी बैंड व चालन बैंड से होता है। अधिक, बराबर, कम, इनमें से कोई नहीं। तो अपन कहेंगे भाई साहब ये अधिक होता है। ठीक है, बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा याद नहीं करना। पड़ोसी पे आ जाओ। यहाँ अपन ने देखा कि ऊपर वाला बैंड है वो क्या कहलाएगा? नीचे वाला क्या कहलाएगा? और दोनों के बीच में जो अंतराल है वो क्या कहलाएगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाएंगे? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे? इसमें गति करते हैं क्या? इसमें गति करते हैं क्या? हाँ। लेकिन अब देखो यहाँ जो गैप है ना,
क्या इन दोनों से कम है क्या? यानी यहाँ बहुत कम गैप है। अब इनसे कहते तुम जाओ रे, ये नहीं जाते। जब नहीं जाते हैं तो क्या धारा का प्रवाह होगा क्या? तो पदार्थ कौन सा कहलाया? अचालक। क्या कहलाया? लेकिन हमने इनको डराया, इनको धमकाया, यानी इनको तापमान दिया, तो इसमें जोश आया थोड़ा सा। क्या आया? जोश आया। और ये छलांग लगाते हैं, छलांग लगा के तुरंत इसमें कूद जाते हैं। और कूदते ही यहाँ तो क्या हो गए? ये स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। क्या हो गए? मुक्त हो गए। और मुक्त होते हैं बोलो इसमें गति करेंगे क्या? अरे गति करेंगे तो यहाँ पे धारा का निर्माण हुआ क्या? और जिसमें धारा का निर्माण होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? चालक। थोड़ी देर पहले क्या था? अचालक। और अब क्या बन गया? चालक। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें चालक भी हो और अचालक भी हो तो वो क्या कहलाएगा? अर्धचालक। क्या कहलाएगा? तो बोलो ये कौन सा कहलाया? तो अर्धचालक में आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो ऊर्जा अंतराल है ना वो दोनों की अपेक्षा होता है, तो अपन कहेंगे निम्न होता है। और ये निम्न का मतलब है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये 1 से कम भी हो सकता है और 1 से, जबकि यहाँ पे 3 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसमें? अचालक में। तो यहाँ ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा इसका होता है और यहाँ लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये है आपके किसकी संरचना? अर्धचालक की। अब इसके पड़ोसी पे आ जाओ। तो यहाँ इससे बातचीत कर रहे हैं अपन कि भाई तेरा ऊपर का बैंड है वो तो क्या कहलाया? नीचे का बैंड। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और दोनों के बीच में क्या कहलाता है? ऊर्जा अंतराल। तो इसमें है तो सही लेकिन बिल्कुल टच कर दिया अपन ने। तो यहाँ ऊर्जा अंतराल लगभग कितना है? 0। अब तुम इनको कहते हैं अरे तुम जाओ रे, तो ये तो आराम से चल जाएंगे, तैयार बैठे हैं, ये तो कोई गैप ही नहीं है, यहाँ तो कोई गैप ही, और ये तुरंत आराम से चल जाते हैं। तो इसमें तो आराम से गति होती है। और जैसे ही गति होगी तो धारा का प्रवाह भी होगा। तो जिसमें आसानी से धारा का प्रवाह होता है वो पदार्थ क्या कहलाएगा? बोलो भेजे में बैठा कि नहीं बैठा? इसमें गैप बहुत ज्यादा था, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे थे, इसलिए अचालक। यहाँ पे सामान्य कंडीशन में अपन ने नॉर्मल कहा कि भैया जाओ रे, तो ये नहीं गए, लेकिन ताप देते ही भाग गए। तो शुरू में तो नहीं गए थे इसलिए अचालक, बाद में गए इसलिए चालक। तो दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? अर्धचालक। सामान्य तापमान पर अर्धचालक चालक की भांति कार्य करता है। क्या बोला मैंने? कि सामान्य यानी ये कमरे का टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो 27 डिग्री पर जो आपका अर्धचालक है ना, किसकी भांति काम करेगा? ये चालक की भांति काम करेगा। क्योंकि अर्धचालक में जो प्रतिरोध होता है ना, सॉरी, यानी कि इसका जो प्रतिरोध है वो तापमान के क्या होता है? विलोमानुपाती। यानी तापमान मैंने कहा घटा दिया, अरे तो प्रतिरोध क्या होगा? अरे प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा जाएगी क्या? तो नहीं जाएगी। लेकिन अपन कह रहे हैं 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री पे तापमान ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है तो धारा आसानी से जाएगी। लेकिन सपोज करो अर्धचालक को आप क्या करो, फ्रिज में रख दो और वहाँ 0 डिग्री कर दो लगभग, तो 0 डिग्री कर दिए तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया, और प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो अब धारा जाएगी क्या? यानी तापमान घटाने पर अर्धचालक में से धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन सामान्य तापमान पर धारा का प्रवाह हो जाता है। और सामान्य तापमान किसको माना गया है? रूम टेम्परेचर, यानी 27 डिग्री होता। तो ये तो थी भैया क्या? संरचना जो अक्सर पूछी जाती है। अब यहाँ पे देखो, अब आता है आपके चालक, जिसे अपन कहते हैं कंडक्टर, और इसे ही कहते हैं सुचालक, और इसे ही कहते हैं संवाहक। एक नाम नहीं है, अनेक नाम है, याद रखना पड़ेगा। चालक, कंडक्टर, सुचालक और संवाहक। कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ। सु का अर्थ होता है बुरा, होता है क्या? जी नहीं, अच्छा। सु का मतलब क्या है? अच्छा। और एक इसका भाई है कुचालक यहाँ पे, और कु का अर्थ होता है बुरा। चालक तो ये भी है और चालक ये भी है। सु का मतलब होता है अच्छा, यानी अच्छा चालक, और कु का अर्थ होता है हिंदी में बुरा, तो ये बुरा चालक, और बुरे चालक को अचालक कहते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, यार ये
ये चालक है क्या चालक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सु का अर्थ क्या है, अच्छा, और को का अर्थ क्या है, कहते हैं ना कुकर्म, इसका मतलब वो अच्छे काम थोड़ी है कुकर्म, हाँ बुरे काम है। वह पदार्थ जिसमें सरलता से धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाएगा, चालक। भाई साहब अलग अलग भागों में बांट दिए। कैसे बांट दिए कि यहाँ पे ठोस चालक अलग है, तरल यानी द्रव चालक अलग है, और यहाँ पे गैस चालक अलग है। चालक तो है सारे भाई, चालक ये भी है, चालक ये भी है, चालक ये भी है, लेकिन एक तो ठोस ठोस चालक हो। आपसे पूछ लेगा निम्न में से ठोस चालक है तो 3 तो यानी 1 तो ठोस का दे देगा और 3 ये दे देगा। अब सारे ही हैं चालक तो होने को तो, लेकिन आपसे पर्सनली पूछ रहा है ठोस चालक। जैसे तांबे का तार है, वो क्या है, ठोस ही तो है, लेकिन आपसे द्रव के अंदर कहते कि अशुद्ध पानी है तो वो तरल में आ गया। आपसे कहते जैसे आर्गन गैस है तो गैस में आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। अपन याद ही रखते हैं चालक क्या है, हाँ चांदी तांबा सोना अंधेरी, ये बस इतना सा याद रहता है। लेकिन भैया देखो ठोस चालक कौन कौन से हैं, चांदी, और चांदी ध्यान रखना विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सर्वश्रेष्ठ नंबर 1। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, जस्ता, पीतल, निकिल, लोहा, टिन, जर्मन सिल्वर, मैग्नीन, यूरेका, प्लेटिनम, नाइक्रोम, सोडियम, ग्रेफाइट आदि। इसमें चालकता का गुण पाया जाता है, इसलिए रखा गया है यहाँ, आवर्त सारणी के अनुसार नहीं है ये ग्रेफाइट। लेकिन इसमें इसके अंदर है किसका, अरे इसमें गुण पूरे पाए गए हैं, चालक के इसलिए रख दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ आवर्त सारणी में कहाँ आता है ये, तो कार्बन का अपर रूप है ये, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में इसको कुचालक माना गया है, अचालक। लेकिन सारे गुण इसमें कूट कूट के भर दिए किसके, चालक के, और एक इसका भाई और है कार्बन। तो वो जो कार्बन है ना वो आपका अचालक है, लेकिन उसमें कूट कूट के भर दिए अर्धचालक के गुण। इसलिए जबरदस्ती अपन को इसमें पढ़ना पड़ रहा है यहाँ कि कार्बन क्या है, एक अर्धचालक है, जबकि वास्तव में तो क्या है वो अचालक। अब देखो तरल द्रव कौन कौन से है भैया, भैया ज्यादा नहीं तो ये तो याद कर लेना इतना सा, तो ये कौन से क्या है ना। पारा है, पारा एक चालक तरल धातु है। अशुद्ध पानी, शुद्ध नहीं अशुद्ध पानी, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड आदि ये तरल चालक है। गैस की बात करते हैं तो हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, रेडोन है, जेनोन है, क्रिप्टोन है आदि। ये सारी की सारी क्या है, चालक गैसें हैं। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछा ये जाता है कि आप तो सीधा ये बता दो कि चालक पदार्थ ले लिया, ठीक है चालक पदार्थ है। अरे चालक पदार्थों में धारा सरलता से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, तो सरलता से गुजरेगी तो ज्यादा है तो गुजरेगी। जब धारा ज्यादा है तो प्रतिरोध अपने आप क्या हो गया, और चालकता और धारा तो सेम है, दोनों बहन है, तो धारा ज्यादा है तो चालकता भी ज्यादा है। अब ये तो था सामान्य पदार्थ आपका नॉर्मल जो काम में लेते हैं, और ये रात को सपने में देखा, यानी कि आदर्श चालक जिसे शुद्ध चालक भी कहते हैं। ये कह रहा है कि धारा अधिक है। अरे भाई मैं अधिक और निम्न नहीं जानता, मैं 2 ही अक्षर जानता हूँ, या तो 0 जानता हूँ या अनंत जानता हूँ। तो भाई तो 0 नहीं जानता तो फिर धारा को क्या कर दे, अनंत, और प्रतिरोध क्या हो गया, बस ये 2 अक्षर याद कर लेना। यहां पे देखो चालक पदार्थों के परमाणु संरचना की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो कितनी होती है, 4 से। अब 4 से कम कितनी, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। तो यानी 4 से कम होती है। मैंने कहा कि ये भैया एक चालक है और मैंने ये पूछ लिया बताओ इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 4 से कम होते हैं।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वो ये भी पूछ सकता है कि चालक पदार्थ है तो इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पे जैसे एक 3 ऑप्शन तो ये और एक ये रख दिया, तो 5 ही तो गलत है। अब देखो ज्यादातर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यूज में लेते हैं वो ये लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक की कमी आ रही है और एक इसमें मिलाते ही ये अर्धचालक बन जाता है। तो भाई साहब ये बेवफा रहता है, कई बार ये भाग जाता है। इसमें एक संयोजन मिलाते ही ये अर्धचालक में आ जाता है, इसलिए ये तो 100% है कि एक या दो तो, लेकिन 3 भी चालक में होता है ना, ये ध्यान रखना। इनमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अभी पढ़ा अपन ने। और चालक पदार्थों का भैया प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के बिल्कुल क्या है? अरे चालक पदार्थों में तापमान बढ़ाते हो तो प्रतिरोध भी, और तापमान घटाते हो तो प्रतिरोध भी। ठीक है, अब यहां गुण देख लो कि चालक में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो फटाफट देखो। तो नॉर्मल अपन कहेंगे कि भैया अच्छा चालक होना चाहिए, ठीक है। निम्न प्रतिरोध होना चाहिए और बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। और ये महंगा होना चाहिए क्या? सस्ता होना चाहिए। आघात वर्धनीय होना चाहिए यानी तन्य होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए। जंग लगनी चाहिए क्या? यानी जंग रोधी होना चाहिए। सोल्डरिंग करने योग्य होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सोल्डरिंग ना हो। ताप गुणांक कैसा होना चाहिए? और वातावरण प्रभाव से ये नहीं है कि तुरंत उसको धूप में रख दिया और वो अपना ही रंग रूप सारा ही बदल दिया, पिघल गया बिल्कुल ही। और तन्यता कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी। अब थोड़ा थोड़ा सा देख लो। एक तो चांदी का देखो पूरा विवरण। चांदी का क्या है? तो चांदी का परमाणु क्रमांक तो बोलो क्या है? प्रतीक क्या है? क्या कहते हैं? और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा अरे गलनांक कितना? और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध आपको याद रखना है ना, वो एक याद रख लेना बस, ये इतना सा 1.64 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता। अब भाई अलग अलग बनाना चाहते हो, मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हो तो 100 से इंटू करोगे, और 100 के अंदर 2 जीरो है तो 8 में से घटाओगे तो बचेगी कितनी? 6, क्योंकि वो प्लस की है और ये माइनस की है तो 6 बचेगी। और 10⁻6 को अपन क्या कहते हैं? माइक्रो कहते हैं। तो भैया इसकी जगह ये लिख दो, तो 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर भी होता। ये लिखने का तरीका है। आपको गुणांक कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, इसमें सीधा याद करना है आपेक्षिक घनत्व, जो कितना होता है लगभग 10 पॉइंट। और ये याद कर लेना कि चांदी का उपयोग रिले के अंदर स्टार्टर के कॉन्टैक्टर होते हैं, टर्मिनल बिंदु है, सोलर प्लेट के टर्मिनल है, वहां पे किया जाता। नेक्स्ट देखो, कॉपर यानी तांबा, परमाणु क्रमांक प्रतीक गलनांक कितना होता है लगभग, है ना। और विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध मेरे दोस्तों पहली प्राथमिकता इसको देनी है, नंबर 1। अक्सर यही पूछता है। 1.64 तो चांदी का है और 1.68 कॉपर का है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर 1.72 करेंगे। अगर 1.72 भी हो और 1.68 भी हो तो पहली प्राथमिकता 1.68 को देंगे, है ना। तो ये पहली प्राथमिकता। आगे का डाटा तो सेम है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 8 पॉइंट। और तांबे का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं तो वो देख लो फटाक से। तांबे का उपयोग तार बनाने में, केबल बनाने में, वायरिंग है, बस बार है, अर्थिंग प्लेट है, रोड बनाने में, है ना, और कम्यूटेटर आदि में किया जाता। और भैया वायरिंग में जो अपन प्रयोग करते हैं तांबा, वो 99.90% शुद्धता का तांबा यूज लेते हैं। ये लिखा भी दिया मैंने, आ गया ना। और तांबे को जंग से बचाने के लिए बोलो किसकी परत चढ़ाएंगे? टिन की। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अब आता है आपका सोना। तो सोने का परमाणु क्रमांक प्रतीक, अरे गलनांक कितना होता है? तांबे का कितना होता है? 1086। किसका? तांबे का। जबकि सोने का
और आपके उसका चांदी का 900। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध ध्यान रख लेना 2.44। आपने चांदी का याद रखा 1.64, फिर दोबारा आपने याद रखा कि इसका कॉपर का 1.68 और इसका कितना है 2.44। और इसका याद रखो कहाँ गया चालकता, ये सॉरी नहीं, ये आपेक्षिक घनत्व 19.3। ये इंपॉर्टेंट है, उपयोग करते नहीं है सोने का उपयोग वही विद्युत में कहाँ करेंगे, करते नहीं है। जब तार ये तांबे के एल्यूमिनियम के तारों को नहीं छोड़ते तो सोना तो बहुत दूर की बात है, हैं? अगला है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक और प्रतीक गलनांक और विशिष्ट प्रतिरोध देखो। इससे पहले कौन सा पड़ा था, सोना, कितना था 2 पॉइंट, और इसका कितना आएगा 2.86, बस इतना याद रखो। और इसका याद करना अपेक्षिक घनत्व 2 पॉइंट। अब देखो यह सफेद रंग का होता है, वजन में हल्की होती है और जंग रोधी होती है, यानी इस पर कोई प्रकार की कोई जंग नहीं लगती। इसका उपयोग भैया ओवरहेड लाइन के जो जितने भी तार बनाए जाते हैं वो सारे इसी का ही है, यानी ACSR तार है, लग है, बसबार है आदि में किया जाता है। और इसकी चालकता तांबे की अपेक्षा भैया कम होती है, यानी 60% होती, और वजन कितना होता है 1/3 होता है। और ये और देखिएगा एक इम्पोर्टेंट टंगस्टन, परमाणु क्रमांक बोले तो 74 और प्रतीक W होता है। यहाँ पे उपयोग की बात करते हैं भैया, लैंप होते हैं, हैलोजन होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, और उसके अंदर जो क्या बना होता है फिलामेंट यानी तंतु, और तंतु जो बना होता है वो किसका बना होता है टंगस्टन। ध्यान रखना इसका प्रतीक बार बार पूछ लेता है, उसमें पहला ऑप्शन होता है T, लेकिन टंगस्टन से T नहीं बनेगा W होगा, है ना। तो यहाँ और विशिष्ट प्रतिरोध कितना है 5.50, ठीक है। और इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना। बाकी भैया एक ये और पढ़ लो जिंक का, बाकी फिर इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। जिंक यानी जस्ता, परमाणु क्रमांक 30 है, प्रतीक है Zn। इसका उपयोग लोहे के तार, चद्दर आदि को जंग से बचाने के लिए, प्राथमिक सेलों की ऋणात्मक छड़ा होती है, प्लेट होती है, आदि में किया जाता है ना। और यहाँ पे कसाब कह रखा है कि लोहे पर जंग की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है जस्तीकरण, इसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण, इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, इसी को कहते हैं यस्दीकरण, और इसी को कहते हैं सेराडीकरण। और गलनांक कितना होता है 950 होता। अब भैया इंपोर्टेंट देख लीजिए, एक होता है टिन, एक पीतल जो होता है, पीतल का बस ये ध्यान रखो किस किस से मिलकर बना होता है, तो याद रख लेना पिताजी पी से बन गया पीतल, है ना, और किस क्या क्या के लिए लिया, ता से तांबा और जी से जिंक ले लिया, बस ऐसे याद रखो। और एक होता है आपका कांसा यानी ब्रॉन्ज, और यह पीतल का क्या होता है सुधरा हुआ रूप होता है। एक आपका आयरन होता है, तो भैया आयरन यानी लोहा होता है, परमाणु क्रमांक प्रतीक Fe होता है, और लोहा सबसे मजबूत होता है। इसका उपयोग टेलीफोन के तार है यानी लाइन है, अर्थिंग तार है, टावर है, अर्थिंग प्लेट है, धात्विक उपकरण आदि के लिए आदि की बॉडी बनाने में किया जाता है। क्योंकि जो लोहा है वो एक इसके ऊपर परत चढ़ाएंगे किसकी जस्ते की, तो ये क्या बन जाएगा Gi, गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो फिर अपन यूज करेंगे। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो तांबे की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक होता है। गलनांक कितना होता है लगभग 1538 होता है। एक ये दो याद रखना, मैग्नीन और यूरेका, ये अपवाद है भाई, दोनों अपवाद है। ये कैसे अपवाद है, मैग्नीन और यूरेका दोनों का याद रखना कि इनका उपयोग प्रतिरोध बनाने में किया जाता है, बस इतना सा याद रखो। मैग्नीन यानी इसका उपयोग प्रतिरोध निर्माण में, और इसका भी प्रतिरोध निर्माण में। ये अपवाद इसलिए है, ये चालक है क्या, चालक है ना। और चालक में मैंने बताया कि भैया तापमान जो होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, लेकिन यहां मामला इसका फैल हो जाता है, यानी इनमें तापमान बढ़ाओ और चाहे घटाओ,
इसके असर ही नहीं पड़ता, यानी इसका प्रतिरोध क्या रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, नियतांक रहता है। लिख रखा है कि नहीं लिखा है, शायद ये नीचे लिख रखा है, मैग्नीन व यूरेका का प्रतिरोध मान तापमान परिवर्तन पर क्या होता है, इंपोर्टेंट है, यानी अपवाद है। अपवाद आपको पता है कि हर जगह मिलेंगे, है कि नहीं। पारा, पारे को यह ध्यान रखना है कि पारा चालक धातु है लेकिन तरल है, तरल है, बस इतना सा। नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में करते हैं जितने भी। तो भैया नाइक्रोम का ऊष्मा उत्पन्न करने वाले ऊष्मक तंतु में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। जैसे आपका हीटर है, ये क्या लिख दिया, अरे अब इसको चाहे तो गीजर कर लो और चाहे हीटर कर लो, दोनों में ही करते हैं। अब इसने क्या किया, दो उपकरणों को मिक्स में लिख दिया, समझ रहे हो, ई से तो बना दिया हीटर और लास्ट में जोड़ दिया गीजर, तो ये कर दिया है ना, तो हीटर प्लस गीजर कर दिया। तो भैया आप थोड़ा सा अलग लिख लेना ना। हाँ हाँ, अरे भाई वो लिखना तो ये जैसे ये हीटर ही लिख रहा था लेकिन गीजर लिखा का गया, ऐसे मिक्स में कोई नहीं लिखता है ना। अब वो बना लेना आप, इसको हीटर कर लेना। हीटर है, प्रेस है, इमर्सन रोड है, विद्युत केतली है, गीजर है, ओवन है। इसके अलावा सोल्डरिंग जैसे आयरन होती है, तो उन सभी के अंदर नाइक्रोम का हम प्रयोग करते हैं। तो घरेलू हीटिंग उपकरण में जो गलनांक होगा ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भैया। घरेलू उपकरणों में जो ऊष्मक लेते हैं, ये हीटर है ना, हीटर ध्यान रखना है, घरेलू उपकरण नहीं आता वैसे, लेकिन जबरदस्ती यूज ले लेते हैं। तो नॉर्मल छोटे जो भी है, जैसे प्रेशर ये है, ये आपके विद्युत केतली, ये घरेलू उपकरण है। तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट घरेलू उपकरण, उसका तापमान कितना होगा, तो अपन कहेंगे भैया 550 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, चाहे घरेलू कोई सा भी उपकरण हो जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो 550 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ये चीज ध्यान रखना है। एक तो नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना होता है, निकिल प्लस। अब जोरदार गई बार लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि हीटिंग उपकरणों में निम्न में से पदार्थ प्रयोग किया जाता है। हीटिंग उपकरणों में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, बताओ। वहां था ही नहीं नाइक्रोम, वहां क्या दे दिया ऑप्शन में, निकिल प्लस क्रोमियम। अब यानी क्रोम, ये नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना, अगर ये याद है तो इसे करोगे, नहीं तो बैठ के आ जाओ आराम से। फिर तो घर के देवी देवताओं को सुमरो या तुक्का लगाओ सीधा। तो ऐसा इसमें करना मत देना, इसमें कर मत देना गलती से भी तुक्का लगाना। बस जो सही सही आ रहे हैं वही करना है, नेगेटिव बिल्कुल बंद कर दो। तो यहाँ नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना होता है, निकिल प्लस, जिसमें निकिल 80% होता है, क्रोमियम 20% होता है। दोस्तों ध्यान रखना, घरेलू उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उच्च तापमान के लिए पूछ ले कोई, जैसे विद्युत भट्टी है, कोई बॉयलर है, उसमें पूछ ले, तो नाइक्रोम का बड़ा रूप आता है, यानी कि कैंथोल या कैंथल धातु होती है। इसके द्वारा तापमान बहुत ज़्यादा ऊष्मित होता है, तो इसका उपयोग विद्युत भट्टी है, बड़े हीटर है, बॉयलर है आदि में किया जाता है। और इसका जो तापमान होता है वो 1250 से लेकर के 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है ये। और किस किस से मिलकर बना होता है, तो निकिल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन से मिल करके बना होता है। तो दोस्तों ये थे आपके चालक, और अब आते हैं अपन अचालक। अब अचालक क्या है, तो अचालक की परिभाषा तो आपने पढ़ी ली। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, उसे बोलो क्या कहेंगे, अरे अचालक तो कहते हैं, लेकिन हमको तो यही पता नहीं है कि अचालक के उपनाम क्या क्या है। तो भैया अचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, इंसुलेटर को ही क्या कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ऐसा ही शब्द हो रहा था। इसमें से वी हटा दो तो ये चालक बन गया, और वी लगाते ही ये अचालक हो गया। ये शब्द लेके बैठते हैं। हमको पता है कि चांदी चालक है, और दे भी दिया कि चांदी निम्न में से है, लेकिन ऑप्शन में लिख दिया संवाहक,
विसंवाहक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। अब वहाँ इनमें से कोई नहीं और अर्धचालक भी हटा दिया। अब फंस गए कि संवाहक करूँ कि विसंवाहक करूँ। और ये तो पता है कि चांदी 100% चालक है, और अपनी इतनी वो है नहीं कि अपनी इंग्लिश में एक बार देख ले। इंग्लिश में तो जाते ही नहीं है, जबकि इंग्लिश में साफ साफ लिखा आ रहा है कंडक्टर। तो वहाँ पर ये भी तो समस्या है कि कंडक्टर को चालक कहते हैं। तो ये भी तो इतना भी कमज़ोर मत होना अपने आप को, है ना। तो यहाँ पे यहाँ अचालक को तो क्या कहेंगे? इंसुलेटर। इसी का ही नाम क्या है? और इसी को विद्युत रोधी, जिसमें यानी विद्युत प्रवाहित नहीं होती उसे ही विद्युत रोधी कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता अचालक कहलाता। कितने प्रकार के? अरे एक तो होता है ठोस अचालक, एक होता है द्रव कह दो चाहे लचीले अचालक कह दो, और एक गैस। अब देखो ठोस तो कौन कौन है? लकड़ी, बेकेलाइट, एबोनाइट, मार्बल, अब्रक ही है ना, यानी माइका, कांच, पोर्सिलिन का मतलब है चीनी मिट्टी आदि, है ना। तो ये सारे के सारे अचालक है, लेकिन कौन से? ठोस। अब नीचे देखो द्रव। अब ये भी अचालक है, लेकिन ऐसे लचीले कह दो, द्रव कह दो, मुलायम कह दो, जैसे VIR वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, एस्बेस्टस, रेजिन, आसुत जल का मतलब होता है शुद्ध जल, है ना। और शुद्ध जल खनिज तेल है, लेदराइड पेपर है, फास्फोरस है, आयोडीन आदि। जबकि भैया गैस नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, शुष्क हवा। ये क्या है? बस इतना ही याद कर लेना, और इसका थोड़ा सा बेसिक। अब बेसिक में क्या पढ़ना है तो वो देख लो। तो यहाँ अपन कहेंगे अचालक पदार्थों की सहनशीलता। अचालक पदार्थों की सहनशीलता पैरावैद्युतिक सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती। और भैया इसको किस में मापते हैं? चलो लिख दिया। ये पैरावैद्युतिक सामर्थ्य हमेशा kV प्रति mm में मापते, यानी जो अचालक पदार्थ की सहन सीमा होती है ना, कि इसकी सहन सीमा कितनी है, कितना सहन कर सकता है, तो उसी को अपन कहते हैं पैरावैद्युतिक। तो ये kV प्रति mm यानी किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। अचालक पदार्थ की परमाणु संरचना की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 से अधिक, और 4 से कम है तो कौन बनेगा? चालक। तो 4 से अधिक में अपन कहेंगे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन होते तो अचालक का ऊर्जा अंतराल क्या होता है? सबसे अधिक होता है, यानी 3 से, कई बार 4 से 6 भी आ जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे अधिक ऊर्जा अंतराल किसका होगा? अचालक का। और पैरावैद्युतिक सामर्थ्य को अपन किस मीटर से मापते हैं? एंडरसन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले चालक का आया था, तो चालक में धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो धारा तो क्या होती है? ज्यादा होती है, और प्रतिरोध क्या होता है? कम होती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अचालक, तो अचालक में धारा जाती है क्या? कहते नहीं जाती। तो धारा बिल्कुल नगण्य। क्या भाई? जीरो शब्द नहीं लिख सकते, नगण्य, यानी ऐसी धारा गुजरती है जो किसी काम की नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं करती। तो वहां धारा तो क्या होगी? तो भैया प्रतिरोध क्या हो गया? बहुत अधिक। और इसी प्रकार आदर्श बना दो, तो आदर्श कहता है मैं तो 2 अक्षर जानता हूं, 0 और अनंत। जब ये बिल्कुल ही नगण्य है तो तू भी नगण्य हो जा। नगण्य का मतलब यहाँ क्या करेंगे अपन? 0। पर ये कह रहा है बहुत अधिक, तो यहाँ क्या करेंगे? अनंत। किसके लिए? अचालक में, है ना। अब इसके गुण पढ़ो। तो पहला गुण तो यही आता है कि पैरावैद्युतिक सामर्थ्य हमेशा क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। इसका प्रतिरोध भी हमेशा क्या होना चाहिए? और इसकी चालकता हमेशा,
क्योंकि गलती से चालकता कम हो गई तो धारा तुरंत भाग जाएगी। तो ये ध्यान रखना, चालकता हमेशा क्या होनी चाहिए? नगण्य। यह पानी, नमी, तेल, ग्रीस आदि से अप्रभावित होना, यानी इनका ऊपर, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाले। यह वातावरण प्रभाव से क्या होना चाहिए? यह मजबूत होना, यह सस्ता और बाजार में आसानी से, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये क्या है? इसको अनेक आकार में स्थापित किया जाना चाहिए। जैसे अपन प्लास्टिक के खिलौने छोटे छोटे रहिए तो उनके खांचे में स्थापित कर दें, सांचे में, तो उनको अनेक आकार में डाला जा सके, है ना। तो ये हो गए गुण, और यही इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तो से तो पढ़ते रहो, है ना। सीधे आते हैं अर्धचालक पर। हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ देखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट है अचालक में। यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया बार बार। यहाँ पे क्या है, अपन ने अचालक पदार्थों को अलग अलग श्रेणियों में रखा और 7 श्रेणी बना दी। और कितनी श्रेणी बना दी? एक वाई श्रेणी, ए श्रेणी, ई श्रेणी, बी श्रेणी, एफ श्रेणी, एच श्रेणी और सी श्रेणी बना दी। और ये कह रहा है कि भाई इन श्रेणियों में हम अलग अलग अचालक रखेंगे। ये कह रहा है वाई श्रेणी में कौन कौन आएगा? तो कागज, कपड़ा, रेशम, जूट आदि, ठीक है। एक के अंदर क्या आएगा? तेल से भीगा, कागज, कपड़ा, रेशम आदि, ठीक है। ई श्रेणी में क्या आएगा? एम्पायर क्लॉथ है, फाइबर है, लेदराइड पेपर है आदि। बी श्रेणी में 130 डिग्री, ये तो बाद में पढ़ेंगे, यहाँ एस्बेस्टस, अब्रक, फाइबर, ग्लास आदि। यहाँ पे एफ श्रेणी एस्बेस्टस, अब्रक, फाइबर, ग्लास आदि। एच के अंदर एस्बेस्टस प्लस अब्रक प्लस फाइबर का मिश्रण, यहाँ दोनों सेम रहेंगे और इनका मिश्रण इसमें करेंगे। एक होता है सी श्रेणी, कांच प्लस पोर्सलिन प्लस अब्रक। मेन चीज है, आपसे पूछेगा क्या? आपसे सीधा पूछेगा कि वाई श्रेणी, यानी वाई श्रेणी में अर्धचालक अचालक पदार्थ है, तो अचालक पदार्थ का सुरक्षित तापमान कितना है, यानी इतने तक ये खराब नहीं होगा, सहन कर लेगा। तो यहां लिखा मैंने अचालक पदार्थों का सुरक्षित तापमान। तो भाई ए श्रेणी में तो कितना है? 90 डिग्री। ए का कितना है? 105। अरे ई का कितना है? 120। और बी का? अरे एफ का, एच का और सी का। बस यही याद करना है अपन को, इधर का याद नहीं करना, अभी होगा भी नहीं और पूछता भी नगण्य है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि कैसे याद किया जाए, कैसे याद नहीं किया जाए। तो इसके लिए भी जुगाड़ बनाया है तुम्हारे लिए। ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ने लिखा वाई और ए श्रेणी, एक है ई श्रेणी, एक है बी श्रेणी, एक है एफ श्रेणी, एक है एच श्रेणी और एक है सी श्रेणी। अब ये कैसे क्रम से याद हो? तो अपन ने भैया इसको हिंदी में क्या कहते हैं? या इमली भाभी फिर हनीमून पर चाली, या इमली भाभी फिर हनीमून पर। तो यहां से या से तो क्या बन गया? वाई है। और इमली से क्या बन गया? अरे भाभी से, फिर से हनीमून से और चाली से। अब देखो कैसे याद होगा। अब यहां टंटा पसेगा, लेकिन टंटा पसने नहीं देंगे। देखो मैंने ये कहा कि भैया यहां देखो, इसके नीचे लिखता हूं, ये है आपके वाई श्रेणी, ये तो किसके लिए है? वाई श्रेणी। ये क्या कर दिया भाई तूने? वाई का 90, एक का 105, एक का 110। चलो 105 और यहाँ इसका कितना होता है? 120। इसका कितना होगा?
और इसका कितना होगा, H का कितना होगा, और इसका कितना होगा। तो इसका अपन सीधा कहते हैं ये है आपके A, और इसका कितना है E, इसमें B, इसका F, इसका H और इसका C। देखो यहाँ पे y का तो याद रह जाएगा पहला तो, है ना। ये है 120 डिग्री। अरे इसमें कितने डंडे हैं, 3 डंडे, और 3 का मतलब 3 फेज। अरे तीनों फेजों में कितना डिग्री अंतर आता है, 120। ठीक है। जरा इसमें आर पार यूं खींच देना, कितना बड़ा ये, 13। अरे ये 13 ही तो है। तो यहाँ पे ये 2 डंडे हैं तो 2 5 है, ऐसे याद नहीं है तो F है, पर F का मतलब है 55। F से 50, F ही तो आ रहा है 5, फिर आ गया F, तो यानी 2 है, 2 पर 5 5 यानी 55। और बोलो ये 8 है क्या, रीजनिंग खूब जानते हो, H 8 नंबर पे आता है, तो ये 8 ही तो है यहाँ। और भैया शुरुआत लास्ट का तो अपन याद करते ही हैं। यहाँ पे क्या करना है, आर पार देखो यूं करो तो ये 11 बनता है, 110 आता है, तो 110 से थोड़ा सा कम लेना है, 105। क्लियर, कोई डाउट। तो यहाँ पे यहाँ से तो क्या बन जाएगा y है, तो यहाँ y का बोलो कितना होगा, अरे कितना होगा, और a का 105, e का 120, b का 130, f का 155, h का 180 और c का 200 हो जाएगा याद। अब आता है आपके अर्धचालक, कौन सा होगा, अर्धचालक कौन सा होगा, अर्धचालक। अर्धचालक में देखो क्या क्या पढ़ना है। अर्धचालक सीधा है सेमीकंडक्टर, और इसी को कहते हैं उपधातु। तो यह चालक व अचालक दोनों के गुण जिस पदार्थ में पाए जाते हैं अर्धचालक कहलाता है। तो यहाँ पे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बोरोन है, पोलेरियम, टेलेरियम, सिलीनियम, कार्बन, ये होते हैं सारे के सारे। अब आवर्त सारणी के अनुसार तो 7 ही हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक सिलिकॉन होता है, एक आपके आर्सेनिक होता है, एक एंटीमनी, बोरोन, पोलेरियम, टेलेरियम, बस। ये सिलीनियम भी नहीं होता, कार्बन भी नहीं होता आवर्त सारणी के अनुसार। लेकिन यहाँ इन सभी के अंदर अर्धचालक के गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ तो अपन अर्धचालक ही आपसे पूछ ले कौन सा है या नहीं है, तो भैया ये पूरा याद रखना। साइंस की जगह साइंस में देखेंगे अलग, लेकिन टेक्निकल में पूछ ले कार्बन क्या है तो अर्धचालक ठोकना। लेकिन एसएससी के अंदर पूछ ले कार्बन क्या है तो वहाँ अचालक करना, क्योंकि एसएससी हमेशा कार्बन को अचालक मानती है। हाँ तो साइंस तो उसी में आ गई, ग्रुप डी रही है नॉन टेक। लेकिन टेक्निकल के अंदर पूछ ले कार्बन क्या है तो अर्धचालक करना, क्योंकि अर्धचालक ही मानते हैं ये। अब देखो यहाँ अर्धचालकों में ऊर्जा गैप लगभग कितना होता है, तो अपन कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, पॉइंट नहीं है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग है। तो कम भी होता है और थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो देखो यहां लिखा मैंने पदार्थ, एक तो हो गया जर्मेनियम और एक हो गया सिलिकॉन, क्योंकि शुद्ध रूप से ये 2 ही होते हैं अर्धचालक, शुद्ध रूप से। बाकी तो फिर मिला के बनाते हैं अपन। प्राकृतिक रूप से तो ये है जो बिल्कुल शुद्ध है। यहां है कि ऊर्जा अंतराल कितना है, हम कहते हैं कौन है भाई तू, जब मैं जर्मेनियम हूं तो तेरा ऊर्जा अंतराल होता है यहाँ पे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना याद करना है आपको, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से याद करना है सिलिकॉन तेरा क्या रमाद है, कि मैं तो हर जगह ही उच्च रहता हूं। तो यहाँ पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना है। कितना याद रखना है। लेकिन इधर पूछ ले रोधी का विभव, ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो यहाँ पे जर्मेनियम का होता है 0.3 और यहाँ पे सिलिकॉन का पूछ ले 0.7। रोधी यानी एनर्जी गैप पूछे तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, और रोधी का विभव यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछ ले तो यहां सीधा वोल्टेज लगेगा। तो दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया कि आपसे पूछेगा क्या, खे तो जर्मेनियम का ये पूछेगा, खे ये पूछेगा। तो रोधी का विभव पूछता है तो 0.3 करना है,
और यहाँ पे एनर्जी गैप पूछता है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है। यहाँ पे सिलिकॉन का पूछ ले तो 1.1 और इधर पूछता है तो भैया 0.7 वोल्ट करना है। क्लियर? इसका थोड़ा सा बेसिक टंटा साफ कर लो। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन टपका देता है भैया। यहां से इसकी परमाणु संरचना की अंतिम कक्षा में बिल्कुल कितने इलेक्ट्रॉन फिक्स है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे बोलो क्या कहेंगे? चतुर्थ संयोजी कहते हैं इसलिए। और इसी को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट कहते हैं। अब यहाँ पे अर्धचालक का समूह क्या कहलाता है? होमोपोलर कहलाता है। अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध मान तापमान के क्या होता है? विलोम अनुपाती होता। यहाँ तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध, क्योंकि क्या होता है? जबकि चालकों में समानुपाती होता। यहाँ पे भैया तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? अरे कौन से पदार्थों में? अर्धचालकों में। याद रखना तरीके से। वो साफ कहेगा कि अर्धचालक पदार्थ जैसे जर्मेनियम, तो जर्मेनियम में तापमान बढ़ाते हैं तो बताओ प्रतिरोध निम्न में से क्या होगा? तो अपन कहेंगे घटेगा। बस ऐसे याद रखना। अब यह तो तुलना में है, बाकी ये याद रखो। अर्धचालक का उपयोग सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। सामान्य तापमान पर अर्धचालक बोलो किसकी तरह काम करेगा? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि सामान्य तापमान पर अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। और सिलिकॉन की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ध्यान रखना 6000 से लेकर 6400 तक, है ना। और ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट की कितनी होती है? 60 से 64 होती है। तो दोनों ही याद रख लेना ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब यहाँ पे अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो भैया एक होता है आंतरिक अर्धचालक और एक होता है बाहरी अर्धचालक। अब आंतरिक अर्धचालक को क्या कहेंगे? सुनो, इसको कहते हैं शुद्ध अर्धचालक, इसी को कहते हैं नेज अर्धचालक, इसी को कहते हैं प्राकृतिक अर्धचालक और इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक अर्धचालक। जबकि इधर बाहरी अर्धचालक होता है, इसको कृत्रिम अर्धचालक, डोप्ड अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक और इसे एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पे आंतरिक अर्धचालक है तो वे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? आंतरिक। और इसमें क्या होता है कि भाई साहब इसमें पहले शुद्ध को लेके आते हैं कि तू चाल, और उसमें अशुद्धि मिलाते हैं और अशुद्धि मिलाकर उसको तैयार करते हैं। तो यानी वे अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिलाकर तैयार करते हैं, बाहरी अर्धचालक। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या समान होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारणी, वैसे पूरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसमें इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या असमान होती है इसमें, और यहाँ पे इसकी चालकता परिवर्तित नहीं होती है, जबकि इसमें परिवर्तित हो जाती है क्योंकि अशुद्धि को कम ज्यादा मिला दो तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। चालकता निम्न होती है, यानी शुद्ध की चालकता तो निम्न और अशुद्ध की उच्च होती है। यहाँ पे इसमें प्रतिरोध क्या होता है? उच्च, और इसमें प्रतिरोध क्या होता है? अरे निम्न होगा तभी तो इसकी चालकता क्या होती है? उच्च होती है, अधिक होती। तो ये आपका अर्धचालक के प्रकार होते हैं। कंप्लीट। अब यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जैसे अपन ने कहा कि निम्न में से चालक बढ़ते हुए क्रम में चालकता है। अब यहां से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ लेता है। जैसे तो भैया वो कह रहा है चालक बताओ पहले तो, और चालक भी कैसे बताओ? बढ़ते हुए क्रम में। अब ग्रह खराब क्या आ गई? पहली बात तो चालक, और चालक भी बढ़ते हुए क्रम में बताना है चालकता के अनुसार, लेकिन यहाँ चालक ही नहीं लिख रखा। चालक लिखते तो सोचते भाई कौन कौन सा अच्छा है, लेकिन डीपली दे दिया, डीप में भी और गहराई से मार दिया। क्यों? चालकों के प्रतीक दे दिया
तो सबसे पहले तो चालकों के प्रतीक की पता होना चाहिए अपन को। प्रतीक पता होगा तो फिर ये पता होना चाहिए कि चालकता किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तब जाके ये होगा, नहीं अन्यथा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे Ag लगा दिया, Ag का मतलब क्या है चांदी, फिर आ गया Cu यानी कॉपर, Au यानी सोना और Al एल्यूमिनियम। अब क्या कह रहा है बढ़ते क्रम में तो चांदी तो सबसे शुद्ध था और ये शुरू में पटक दिया, ये तो गलत हुआ ना। इसमें कॉपर और यह चांदी, तो चलो इससे तो ये ज्यादा है भाई, कॉपर की चालकता कम है और इसकी चालकता ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा फिर ये क्या दे दिया, ये Cu क्या लिख दिया भाई, Au है, ये Au है ना, फिर भी ये गलत दे दिया ना। अब ये घटा दिया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे Ag दे दिया, फिर Au दे दिया, Cu दे दिया और ये एल्यूमिनियम दे दिया, तो ये तो यहाँ तो घटता क्रम हो गया ये तो। जबकि वो भाई साहब कह रहा है कि मेरे को तो बढ़ता क्रम चाहिए। अरे भाई चांदी की सबसे ज्यादा होती है, फिर सोने की कम होती है थोड़ी चालकता, फिर यहाँ कॉपर की और कम होती है और एल्यूमिनियम की तो और कम होती है। अगर घटता क्रम पूछता तो ये करते, लेकिन इधर देखो एल्यूमिनियम की चालकता सबसे कम, क्योंकि धारा इसमें क्या गुजरेगी सबसे कम गुजरेगी, इसके अंदर फिर सोना, फिर कॉपर और फिर ये। अरे विशिष्ट प्रतिरोध लिखा है तो इसका तो 164 1.64 है, इसका 1.68 है, इसका 2.44 है और इसका 82 सॉरी 2.84। यानी एल्यूमिनियम का इनकी तुलना में ज्यादा है। ये तो अपन कहेंगे भाई इसका तो 1.64 हो गया, 1 पॉइंट इसका क्या हो गया 68 हो गया, इसका 2.44 हो गया और इसका 2.84 या 86 होता है 2.86। तो ये तो इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा है तो चालकता अपने यहाँ पे क्या हो गई कम हो गई, फिर इसकी थोड़ी ज्यादा हुई, इसकी और ज्यादा हुई और इसकी बहुत ज्यादा हुई, सबसे शुद्ध ये है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। आगे कि निम्न में से अचालक नहीं है, यानी कि इसका मतलब अचालक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सारे चालक दे रखे हैं, सारे चालक दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे के सारे चालक होंगे। अब इसमें देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है सारे के सारे। इसमें देखो नाइट्रोजन है, आर्गन, नियोन, ये क्या है अचालक, जबकि ये क्या है चालक है दोनों। यहाँ आर्गन है, नियोन है, हाइड्रोजन, ये दोनों तो क्या है चालक, लेकिन ये क्या दे दिया अचालक। और यहाँ हीलियम, आर्गन, नियोन, ये चालक दे दिया। तो भैया ग्रुप में भी देता है आजकल, ये नहीं है कि एक ही दे दिया, ऐसे फंसाता है। वो तो रहेगा ही अपवाद, तो हर जगह ही अपवाद कहाँ नहीं है, हैं? अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है कि निम्न में से मिश्रण चालक है। अब चालक तो पूछ रहा है और चालक सारे ही हैं, लेकिन मेरे दोस्तों चालक कौन सा मिश्रण वाला। जैसे तांबा लिख देता, चांदी लिख देता, अरे वो मिश्रण है क्या, नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, पीतल ये भी मिश्रण है, नाइक्रोम ये भी मिश्रण है, यूरेका ये मिश्रण है, ठीक है। तो यहाँ सभी कर दिया। निम्न में से अचालक है तो भैया पारा ये चालक है, आशुद्ध जल यानी शुद्ध जल यही क्या है, जबकि अशुद्ध जल ये चालक है। तो सभी ऐसे भी फंस जाते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा चालक ये तो बार बार पूछा जाता है, सबसे अच्छा चालक तो अपन चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम, पानी, तो सबसे बेस्ट कौन है ये। अब यहाँ पे सोना ऑप्शन में दे दिया, कई टीचर कई बुक सोना मान रहे हैं। भैया सोना कहाँ से आएगा, इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है, चांदी से ज़्यादा है इसकी, तो कैसे शुद्ध हो जाएगा। सबसे शुद्ध कौन है चांदी है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, नल का पानी, कुएं का पानी, समुद्र का पानी, बोरिंग का पानी, इनमें सबसे शुद्ध तो ध्यान रखना खारा पानी जो होता है ना, वो सबसे अच्छा चालक होता है। चालक ही तो पूछ रहा है, अच्छा चालक, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, है ना।